साल 2024 चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए 4% बढ़ाकर 46% किया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर अब 50% हो चुका है। इसका फायदा करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और इसके अलावा 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा। महंगाई भत्ता साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। तो देखिए, आपको लगातार हम बता रहे हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर महंगाई भत्ता या फिर डीए होता क्या है। महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो कि महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है, जिसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है, जो कि नतीजा आता है उसी महंगाई भत्ता, यानी कि आपको बता दें कि डीए इसको कहा जाता है। मित्रों, एक 5वां फैसला डियरनेस अलाउंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है। इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डियरनेस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डियरनेस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 24 से ये 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉयज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। पाकिस्तान से भारत अपने वतन वापस लौटे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों का आशियाना खतरे में है। बजनू का टीला इलाके में यमुना नदी के किनारे बनी बस्ती को तोड़ने का फरमान अब जारी हो चुका है। डीडीए ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए 200 से ज्यादा परिवारों को जगह खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इस फरमान के बाद स्थानीय लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों का आशियाना उजड़ने वाला है। पाकिस्तान से करीब 160 परिवार साल 2011 में दिल्ली आया था। जगह नहीं मिली तो यमुना किनारे झुग्गियाँ डाल ली। सब कुछ ठीक ठाक था, लोगों ने अपने काम धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने झुग्गियाँ डाल ली, परिवार बसा लिए, लोगों ने काम धंधा शुरू कर दिया। लेकिन अचानक से डीडीए को 12-13 साल बाद ध्यान आया कि ये ज़मीन यानी डीडीए की है, क्योंकि ठीक इसके सामने आप देख सकते हैं कि जमुना जी है। जमुना जी के किनारे जितनी ज़मीन है, क्योंकि ये लोग जो थे हिंदू शरणार्थी थे, जगह नहीं मिली तो उन्होंने यहाँ झुग्गियाँ डाल ली, यहाँ गुजर बसर करने लगे, रहने लगे। और अचानक से अब डीडीए ने इनको तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया है। 7 और 8 मार्च को तोड़ने के लिए बाकायदा ये नोटिस जारी किया था। देखिए मेरे हाथ में नोटिस है, अभी नोटिस जारी किया गया है। इनको कहा गया कि आप यहाँ से या तो चले जाइए वरना आपकी झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। हम 2013 से यहाँ रह रहे हैं और नोटिस हमें ये परसों मिला है 4 तारीख को। और डीसीपी, एसएचओ और एसपी चौकी इंचार्ज रात सर्वे के लिए आए। 10 बजे हमें जगाया, बोला भैया आपका है ना, ये हमें कोर्ट के माध्यम से डीडीए ने आपका केस डाल रखा है, ये झुग्गियाँ आपकी तोड़नी है, हमें ऑर्डर मिला है, तो आप देखें अपना सामान वामान कहीं शिफ्ट करें। हमने कहा भैया हमें तो पता ही नहीं इस चीज़ का कि कोर्ट से ऑर्डर आए हैं। अभी यही हमारा वो कंफ्यूज हो गए, 2 दिन हो गए हमारे को, तो कोई खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जाएं तो हम कहाँ जाएं, ना हमारा कोई घर है, ना बाहर, ना कोई ज़मीन, ना जायदाद, ना कोई रिश्तेदार, ना माँ ना बाप, कुछ भी नहीं है। और बस हम तो परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। अभी क्या करें? क्या सोचा अब आपने? हमने ये सोचा है, पाकिस्तान में पीड़ित, हिंदुस्तान में भी पीड़ित, वहाँ भी बच्चे नहीं पढ़ते थे और यहाँ भी बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहते हैं
तो हमारे को पीड़ित किया नहीं जाए। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, गवर्नमेंट ने बोला है कि जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान होगा। क्या सोचा आपने यहाँ के लिए? यहाँ के लिए हम रोड पे आएंगे और क्या, हमारे बच्चों के भविष्य खराब हो गए हैं। 2-3 दिन से हमारे बच्चों का पेपर चल रहे थे, वो भी नहीं दिए गए हैं। अभी वहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं। भाई जी, क्या कहेंगे कि अभी कहाँ जाएंगे? परिवार जो आया है पाकिस्तान से, यहाँ पे शरणार्थी आया था, कि अब क्या कहाँ जाएंगे? ये शरणार्थी है, ये शोषित पीड़ित है, ये बोल नहीं पाता है, ये भारतीय संविधान या दुनिया के संविधान को नहीं समझता है। यह सबसे पहला बात है कि देश बांटा नेता ने और उसको इस्लामी देश बना दिया, वो मान्यता लिया, वहाँ काफिर कह करके पुकारता है, काफिर कह के रोड पे चलने से रोकता है। कपड़ा अगर हिंदू वाला ड्रेस पहन करके नाम रख करके रोड पे जाता है तो गोली मार देता है। जीना मुश्किल है। आज यहाँ देखिए सारे बच्चे कितना उत्सव मना रहे हैं, वहाँ अगर एक दीपक जला देगा तो कह रहे तुम आग लगाएगा, उसको मारने लगता है। तो देखा आपने कि यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो इनमें यही रोष है कि यहाँ पर वो पाकिस्तान छोड़ के इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ उनका धर्म खतरे में था, लेकिन जब यहाँ पहुँचे पूरे परिवार के साथ, यहाँ गुजर बसर कर रहे थे, मकान बना लिया, नौकरी पेशा, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों की पैदाइश यहाँ भी दिखाएंगे आपको कि कुछ बच्चे यहाँ पे जो यहीं पे जन्मे हैं, आप देखिए स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक से डीडीए ने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस के बाद इनको जगह खाली करनी पड़ेगी। अगर जगह खाली नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं डीडीए का बुलडोजर यहाँ भी चलेगा और इस पूरे इलाके को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली। खबर सीधी आपकी सेहत से जुड़ी हुई। दरअसल जिम में वर्कआउट करने के दौरान बॉडी बिल्डर और बीजेपी नेता देशराज पोसवाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनकी जान चली गई। उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 35 साल थी। तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं, देशराज पोसवाल की फिटनेस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। रोजाना जिम किया करते थे, वर्कआउट भी किया करते थे, लेकिन उनकी अचानक हुई मौत से अब डॉक्टर और परिवार वाले भी हैरान हो गए। परिवार वालों के अनुसार उन्हें सिर्फ खांसी जुकाम था। डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। परिजनों के अनुसार देशराज पोसवाल को कोई बीमारी भी नहीं थी। बुधवार सुबह 7 बजे झालावाड़ रोड पर जिम जाने के लिए वो घर से निकले थे। इससे 2 दिन पहले उन्हें हल्का बुखार था, सर्दी जुकाम भी बताया जा रहा है कि था। डॉक्टर्स ने जिम ना जाने की उस वक्त सलाह भी उनको दी थी। इसके बाद जब वो ठीक हो गए तब वो जिम गए। अब जिम के साथ ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और देशराज जिम में जाकर साइकिल चला रहे थे और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, साथ ही उन्हें सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके बाद ले जाया गया। अब अस्पताल पहुंचने के बाद 1 घंटे तक उनका इलाज चला। एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने उन्हें चेक किया, बाद में उनकी जान चली गई। डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक से मौत नहीं होना फिलहाल बताया। अब कुछ दिन पहले जरूर उनका बीपी लो हो गया था। देशराज की अचानक हुई मौत को लेकर जांच फिलहाल जारी है और देशराज सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया करते थे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महामंत्री भी थे और अक्सर कार्यक्रम में बाइक को दोनों हाथों से उठा लेने के उनके वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी होते थे। संदिग्ध आईएमपीएस ट्रांजैक्शन मामले में सीबीआई ने राजस्थान, महाराष्ट्र में 67 लोकेशन पर छापेमारी की। यूको बैंक के अलग अलग अकाउंट से 820 करोड़ रुपए की संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 21 नवंबर 2023 को यूको बैंक की शिकायत के बाद एक केस दर्ज किया। अब शिकायत के मुताबिक 10 नवंबर 2023 से 13 नवंबर 2023 के बीच 7 प्राइवेट बैंक्स के 14,600 अकाउंट होल्डर्स ने गलत तरीके से यूको बैंक के 41,000 अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में आईएमपीएस ट्रांजैक्शन किए। अब इसकी वजह से असली खातों से बिना डेबिट हुए यूको बैंक के अकाउंट्स में 820 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए। तमाम अकाउंट होल्डर्स ने अलग अलग बैंकिंग चैनल्स के जरिए बैंक से पैसा लेकर बहुत ही ज्यादा फायदा लिया। दिसंबर 2023 में प्राइवेट बैंक होल्डर्स और इसके अलावा यूको के अधिकारियों के कलकत्ता और मैंगलोर में 13 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की और इस कड़ी में अब सीबीआई ने राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, जालौर, नागौर, बाड़मेर और इसके अलावा पलौदी और इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पुणे में भी रेड्स किए। इस दौरान यूको बैंक और आईडीएफसी बैंक से जुड़े हुए 130 संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स, 43 डिजिटल डिवाइस जिसमें कि 40 मोबाइल फोन, 2 हार्ड डिस्क, 1 इंटरनेट डोंगल को भी फिलहाल सीज करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया।
छापेमारी के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब न होने को लेकर भी राजस्थान पुलिस के 120 पुलिसकर्मी, जिसमें कि आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल थे, 210 लोगों की 40 टीम, जिसमें कि 130 सीबीआई ऑफिशियल्स और इसके अलावा 80 प्राइवेट विटनेस, अलग अलग विभाग के लोगों को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया। सीबीआई एमपीएस के इस पूरे संदिग्ध ट्रांजैक्शन के मामले को लेकर इस वक्त जांच लगातार जारी है।